प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसे हम पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा होता है, पहले हम उसकी दोहराई करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कोई भी नया विषय नहीं करवाने वाली, क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्विज़ जो है हिंदी की वो होने वाली है। तो ऑनलाइन क्विज़ में जो हमारा सिलेबस है, हम पहले उसकी दोहराई करेंगे। तो आज जो मैं आपको विषय करवाने वाली हूँ वो है हरिहर काका। हरिहर काका जो पाठ है वो आपकी ऑनलाइन क्विज़ में आएगा। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है हरिहर काका और इसके लेखक का नाम है मिथिलेश्वर। आपकी ऑनलाइन क्विज़ में हरिहर काका पाठ तो आएगा ही, उसके साथ साथ हरिहर काका पाठ के जो मुहावरे हैं बच्चों, उसको भी पढ़ना मत भूलना, क्योंकि वो भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम हरिहर काका पाठ की रिवीजन कर लेते हैं, इसकी दोहराई कर लेते हैं। तो चलिए, अब मुझे ये बताओ कि हरिहर काका पाठ जो है, ये कहानी कौन इसका मुख्य पात्र है? जी हाँ, जिन्होंने ये वीडियो पहले देखी होगी उनको पता होगा कि हरिहर काका कहानी में मुख्य पात्र हरिहर काका ही हैं। और हरिहर काका कितने भाई हैं? हरिहर काका 4 भाई हैं। और उनके पास कितनी ज़मीन है? उनके पास 60 बीघे खेत हैं। और चारों भाइयों के बीच में कितने कितने बीघे आए हैं? तो 15-15 बीघे खेत आए हैं। तो यानी कि चारों भाइयों के हिस्से 15-15 बीघे खेत आए हैं। तो सबसे पहले तो लेखक द्वारा ये कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है? वे पाठकों को या हमें क्या समझाना चाहता है? वह इस कहानी या इस पाठ के माध्यम से समाज में किस प्रकार से लोग स्वार्थी हो गए हैं, इस बारे में वो बताना चाहता है। यहाँ पर रिश्ते नाते भी स्वार्थ की नींव पर टिके हुए हैं। रिश्ते नाते तो हैं ही, उसके साथ साथ धार्मिक आस्था के केंद्र, जैसे कि उस गांव में जो ठाकुरबाड़ी है, उसके जो महंत हैं वो भी स्वार्थ प्रवृत्ति के हो गए हैं। तो लोगों की स्वार्थ की भावना को उजागर करना भी लेखक का मुख्य उद्देश्य है। तो अब हम कहानी के मुख्य पात्रों की बात करते हैं। कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले हरिहर काका, उसके बाद हरिहर काका के भाई, फिर ठाकुरबाड़ी के महंत तथा संत और लेखक स्वयं। तो ये सब इस कहानी कौन सी है? हरिहर काका कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो चलिए, अब हम कहानी का आरंभ करते हैं। कहानी का आरंभ कहाँ से हुआ था? कि जब जो लेखक है वो हरिहर काका के घर से उसे मिलकर आ रहे हैं, तो हरिहर काका ने कोई भी बात जो है वो लेखक से नहीं की है। तो लेखक को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि हरिहर काका जो है वो कुछ ना कुछ उससे छिपा रहे हैं। अब आरंभ होता है हरिहर काका और लेखक के संबंध की बातचीत करते हैं कि हरिहर काका और जो लेखक है वो पड़ोसी थे, और बचपन से ही हरिहर काका ने लेखक को अपने बच्चे के समान माना था। और वो जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे इनकी घनिष्ठता, इनका जो संबंध था वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ होता गया, पक्का होता गया। यानी कि जो लेखक और जो हरिहर काका है उनके बीच में पिता पुत्र का संबंध स्थापित हो चुका है। तो चलिए बच्चों, अब हम हरिहर काका का परिचय, अर्थात हरिहर काका जिस गांव में रहते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो हरिहर काका जो हैं, उनका जो गांव है उसमें जो सबसे पुरानी चीज़ें हैं, एक तो ठाकुरबाड़ी तो है ही है, उसके साथ साथ एक तालाब और एक बरगद का पुराना वृक्ष भी है। ठाकुरबाड़ी अर्थात एक मंदिर जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ठाकुरबाड़ी वाले स्थान पर पहले एक संत जो है वो आकर रहने लग पड़े थे। मतलब ठाकुरबाड़ी का विस्तार कैसे हुआ है, अब मैं उसके विषय में बताने लगी हूँ। तो जब वो साधु वहाँ पर आकर रहने लग पड़े तो उन्होंने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और वहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया, और मंदिर के विकास के लिए जी खोल कर लोगों ने दान देना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी का विकास होता चला गया।
तो अब ठाकुरबाड़ी के महंत के साथ साथ कुछ साधु जो हैं वो भी रहते हैं। अब लोगों की ठाकुरबाड़ी के प्रति जो आस्था है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है कि जो भी उनके घर में कुछ भी अच्छा होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो ठाकुरबाड़ी की कृपा से ही हो रहा है। अब हम हरिहर काका की बात करते हैं कि हरिहर काका कुल 4 भाई हैं, एक हरिहर काका और 3 भाई और हरिहर काका और उनके भाई जो है सभी इकट्ठे रहते हैं। हरिहर काका की 2 शादियां हुई हैं, लेकिन 2 शादियां होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार चुकी थी। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहने लगे। उनका संयुक्त परिवार है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 60 बीघे खेत हैं उनके और प्रत्येक भाई के हिस्से कितने कितने खेत आए हैं, 15-15 बीघे। अब धीरे धीरे जो है हरिहर काका के तीनों भाइयों का परिवार उनकी देखभाल अच्छी तरीके से करता था, किंतु बाद में उन्होंने केवल अपने अपने परिवार की तरफ ही ध्यान देना शुरू कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में हरिहर काका को रूखा सूखा ही खाने को मिलता। बीमारी के समय भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। ऐसे समय हरिहर काका दालान के कमरे में पड़े अपनी पत्नियों को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी होते थे। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हरिहर काका का अपने परिवार के प्रति प्यार कम क्यों हो गया। उसका कारण ये है कि एक दिन उनका जो भतीजा, जो उनके भाई का बेटा है, वो नौकरी वो शहर में करता था और एक दिन उसका एक मित्र जो है वो घर पर आया हुआ था, तो उसके लिए बहुत से खाने पीने का सामान बनाया गया। हरिहर काका का मन भी किया कि उसे भी खाने को अच्छा जो भोजन है वो मिलेगा। वो बहुत खुश थे, किंतु ऐसे समय में भी परिवार के किसी सदस्य को उनका ध्यान नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर फसल निकालने के लिए खेतों में वापस चले गए। अंत में हरिहर काका स्वयं खाना खाने के लिए हवेली में आ गए तो उनके भाई की पत्नी ने उनके सामने रूखा सूखा भोजन रख दिया। उन्होंने गुस्से में थाली को बीच आंगन में फेंक दिया। इसकी आवाज़ सुनकर आसपास के घरों के जितने भी लोग थे वो बाहर निकल आए। हरिहर काका भी गरजते हुए घर से बाहर आ गए। वे उन्हें भला बुरा कहने लगे, साथ ही यह भी कहा कि तुम सब मेरी ज़मीन की कमाई पर ही मौज कर रहे हो, किंतु अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मतलब यहाँ से हरिहर काका का अपने परिवार के प्रति प्यार कम होना शुरू हो गया, क्योंकि घर में इतना अच्छा सामान बनने के बाद भी उनको फिर से रूखा सूखा खाने को दिया गया, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अब जब वो अपने परिवार के सदस्यों को कुछ भला बुरा कह रहे थे, तो उसी समय ठाकुरबाड़ी का जो पुजारी है वो वहाँ पर आया हुआ था। तो उन्होंने ये सब बातें जो हैं वो सुन ली। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि वो जो पुजारी था उसने ये सारी बातें सुन ली थी, तो उसने जल्दी से जाकर ठाकुरबाड़ी के जो महंत थे उनको ये सारी बातें बता दी। अब ठाकुरबाड़ी का जो महंत था वो भी उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और वो हरिहर काका से मिलने के लिए चल पड़ा। तो उधर से हरिहर काका भी अपने घर से बाहर आ चुके थे, तो वहीं पर रास्ते में ही उन दोनों की मुलाकात होगी। तो हरिहर काका को जो महंत थे वो उनको ठाकुरबाड़ी ले गए। उन्होंने हरिहर काका को बड़े प्रेम से ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने के लिए कहा, साथ ही साथ रिश्ते नातों को एक स्वार्थी करार दे दिया, अर्थात ये कहा कि रिश्ते नाते सब स्वार्थ के होते हैं। उन्होंने हरिहर काका को अपनी 15 बीघे ज़मीन जो थी वो ठाकुर जी के नाम लिखने की सलाह भी दी। इसे एक महादान कहा और अपना शेष समय ठाकुरबाड़ी में ही गुजारने के बारे में भी कहा। तो हरिहर काका के मन में कहीं ना कहीं महंत जी की बातें जो हैं वो बैठ गई। वे मन ही मन सोचने लगे कि ठाकुर जी के नाम पर अपने हिस्से की 15 बीघी ज़मीन लिख देने से लोग उसे याद रखेंगे। भाइयों का परिवार आज इस दशा में ऐसे व्यवहार करता है तो बाद में क्या होगा। तो उसे जीवन के अंतिम समय में तो यह ज़मीन ठाकुर जी के नाम करके पुण्य कमा लेना चाहिए। परंतु फिर भी वे ऐसा करना भाइयों के साथ विश्वासघात करना और धोखा समझ रहा था। तो अब महंत जी हरिहर काका के मन की बात समझ गए। वे मन ही मन अपनी सफलता पर खुश होने लगे। उन्होंने हरिहर काका के आराम का प्रबंध किया, उन्होंने अच्छे से अच्छे भोजन का प्रबंध किया और हरिहर काका की सुख सुविधा का ध्यान रखा। अब इसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं। अब हरिहर काका के भाइयों को इन सब बातों का पता चल गया। उन्होंने घर आकर अपनी अपनी पत्नियों को खूब डांटा। इसके बाद वे तीनों ठाकुरबाड़ी पहुंच गए और हरिहर काका से घर चलने के लिए कहा। महंत जी ने उस रात के लिए हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी में ही रहने देने के लिए कहा। लोगों के समझाने पर हरिहर काका के भाई उन्हें वहीं छोड़कर निराश मन से घर लौट गए।
अब रात में हरिहर काका को खाने के लिए इतना अच्छा भोजन मिला जैसा उन्होंने अपने जीवन में कभी खाया नहीं था। महंत जी ने उन्हें धर्म के विषय में बहुत कुछ समझाया, बहुत उपदेश दिया कि सब रिश्ते नाते जो हैं स्वार्थ के हैं। ये सब बातें करके वो हरिहर काका का दिमाग जो है उसमें ये सब बातें भरने लगे कि सब रिश्ते नाते जो हैं वो किस पर टिके हुए हैं, स्वार्थ पर टिके हुए हैं। अब इसके बाद जब सुबह हुई तो घर आने के बाद हरिहर काका की खूब सेवा होने लगी। भाइयों की पत्नियों ने बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब उसका कारण क्या था? अब भाइयों को इस बात का एहसास होने लगा कि कहीं हरिहर काका जो है अपने हिस्से के 15 बीघे खेत जो हैं कहीं ठाकुरबाड़ी के नाम ना कर दे। इसलिए उनके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो बच्चों, अब हरिहर काका के गांव के जो लोग थे अब वो तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। अब उनकी चर्चा का विषय क्या था कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन किसके नाम करनी चाहिए। कुछ लोग ये कहने लगे कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन किसके नाम कर देनी चाहिए, ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। और कुछ लोग ये कहने लगे कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये चर्चाएं जो हैं वो गाँव में होने लगी। अब हरिहर काका के भाइयों ने ये निवेदन किया उनसे कि वो ज़मीन उनके नाम लिख दें। तो हरिहर काका ने जो लेखक था उससे सलाह की और उसके बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि वो अपने हिस्से की ज़मीन जो है वो किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरों के नाम ज़मीन लिख देने वालों की दुर्दशा देख ली थी। तो उन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि ज़मीन उनके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे मरने के बाद ये अपने आप ही तुम्हारी हो जाएगी। दूसरी तरफ महंत जी भी हरिहर काका की ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देने की सलाह देते रहे। इसके साथ ही ये भी कहते रहे कि ठाकुर जी के नाम ज़मीन लिख देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब हरिहर काका का अपहरण करने की योजना जो है वो महंत जी ने बना ली। तो महंत जी ने हरिहर काका का अपहरण क्या होता है? किडनैप करना। अब उनका किडनैप कर लिया। उन्हें ज़बरदस्ती वो उठाकर ठाकुरबाड़ी में ले आए। वहाँ पर उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। उनके हाथ पांव बांध दिए गए, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया ताकि उनकी आवाज़ जो है वो बाहर ना निकल पाए। और उनसे ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान जो है वो लगवाए गए। किस पर? कागज़ों पर, ताकि वो अपनी ज़मीन जो है उनके नाम लिख दें। अब भाइयों को इधर शक हो गया था कि उनके भाई जो हरिहर काका है उनको उठाने वाले जो है वो महंत ही होंगे। तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस में लिखवा दी। वो पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी जाते हैं। वहाँ पर बीच में महंत के जो साधु संत होते हैं उनके साथ और पुलिस वालों की जो है वो लड़ाई होती है। फिर उसके बाद अंत में बहुत प्रयास करने के बाद जो है पुलिस हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी से बरामद कर लेती है। और हरिहर काका की जो हालत होती है वो बहुत ही बुरी होती है। उनके हाथ पांव खोले जाते हैं। फिर वो अपनी सारी कहानी बताती हैं कि किस प्रकार से महंत और उनके जो साथ वाले जो साधु संत थे वो उन्होंने किस प्रकार से उनके साथ बुरा व्यवहार किया और सादे कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी ले लिए हैं। तो बच्चों, आज ये कहानी हम यहीं तक करते हैं। अगली कहानी जो आगे का हिस्सा रह गया है वो हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी अगली कक्षा है मैं उसमें वो सारी कहानी बताऊंगी और साथ साथ में उसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा होगी और उसके साथ साथ जो पाठ के मुहावरे हैं हम वो भी करेंगे। तो अब तक के लिए आपका काम ये है कि आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है और जहाँ तक कहानी हमने पढ़ ली है उसके हिसाब से जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपने करने हैं। और साथ साथ में आप मुहावरे भी इस पाठ पर आधारित जो मुहावरे हैं वो कर सकते हैं। और मुहावरे करने के लिए आप सबके पास जो नूतन व्याकरण है, जो भी आपके पास 9th और 10th की जो इकट्ठी ग्रामर है, व्याकरण है, उसमें जो कक्षा 10वीं का सिलेबस है उसमें मुहावरे होंगे और पाठ पर आधारित जो मुहावरे हैं आपने वो करने हैं। लेकिन किसके करने हैं? सिर्फ हरिहर काका के। और हरिहर काका के जो मुहावरे हैं वो सिर्फ अभी के लिए करने हैं, लेकिन बाद में हमने हर पाठ पर आधारित जो मुहावरे हैं वो सब हमने करने हैं। सिर्फ ऑनलाइन क्विज़ जो आपकी पहली होने वाली है हिंदी की, उसके लिए अभी तक आपने हरिहर काका पाठ याद करना है और उसके साथ साथ उस पाठ पर आधारित जो मुहावरे हैं आपने वो करने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चे वो सारा काम करेंगे जो मैंने आपको करवाया है। तो तब तक के लिए अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए
घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।